गाइस देख सकते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रिसेंटली और बहुत पहले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करके उनके बाइंग लेवल्स, प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स जो भी बनता है मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अलग बेरा के क्वेश्चन से जो इन्होंने 1 महीने पहले पूछा था। आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने इसको अटेंड नहीं किया। तो पहला स्टॉक इन्होंने पूछा है MSTC, उसके बाद EMS, उसके बाद लिंकम फार्मा, कैंपस एंड हिंदुस्तान फूड्स, टैनफैक इंडस्ट्री। तो काफ़ी सारे शेयर इन्होंने पूछे हैं। चलिए सारे लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज इस स्टॉक की MSTC लिमिटेड की अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे, एनुअल नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ से 2019 से आपको इसमें रिकवरी दिखाई देगी। लॉस से प्रॉफिट, फिर उसको कोविड के टाइम में इसने मेंटेन किया और वो इंक्रीज़ होता हुआ अभी दिख रहा है। बहुत हैवीली इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ 50 करोड़ के आसपास ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वही सेम चीज़ नेट सेल्स में दिखाई नहीं देती। ये काफ़ी ख़राब दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली फॉल होता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दी है, लेकिन उतनी खास इम्प्रेसिव ये नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आपको प्रमोटर्स तो इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन FII इसमें कुछ ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं। तो इन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे सितंबर में बढ़ाया था, जिसको इन्होंने कुछ माइनर तरीके से कम किया है अभी इस क्वार्टर में। तो ये ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में ये अभी जो है बुलिश दिख रहे हैं। कौन? FIIs। और DIIs कुछ स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं इसमें, तो वही थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह इनकी चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटा सा टारगेट जो दिया है मोनाक ने वो है 1726 का। छोटा सा तो नहीं है, लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक इन्होंने इसे बोला हुआ है। अगर 1726 चला जाता है तो ऑब्वियसली, अगर बहुत जल्दी चला जाता है तो एक मल्टी बैगर माना जाएगा इसे। अब देखिए इसके सेल्स से इसमें कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है ना। सेल्स गिर रही है लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इस तरह के बड़े बड़े टारगेट्स क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज अभी कार्स वगैरह जो है, व्हीकल्स वगैरह, वो इंडिया में बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, और ये कंपनी डील क्या करती है? देखिए फेरस, नॉन फेरस, स्क्रैप वगैरह में ये डील करती है। तो जो पुरानी गाड़ियाँ वगैरह है वो स्क्रैप ज़्यादा होंगी या हो रही हैं, इस तरह का कुछ उनका कमेंट आया हुआ था, जिसकी वजह से वो इसमें अराउंड 101% का अपसाइड यहाँ से भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अराउंड 1700-1800 के आसपास का उनका टारगेट दिया हुआ है। मैं नहीं दे रहा हूँ, उनका दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग जिस तरह से हर स्टॉक को जज करते हैं वैसे ही जज करेंगे। मार्केट कैप 7200 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का PE अपने इंडस्ट्री PE से जो है कम है। ठीक है, ROC ROE बहुत अच्छे हैं। डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है, जो भी थोड़ा बहुत डेट है वो कम कर रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा। डिविडेंड बहुत अच्छा खासा ये दे रही है कंपनी। ये प्राइस जो है इसका ये कभी भी स्प्लिट हो सकता है। फिनेंशियल्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इसके। तो हर चीज़ यहाँ पे क्या है, अच्छी दिख रही है। अभी जब आपने ये क्वेश्चन पूछा था इस स्टॉक के बारे में, उस टाइम में भी इसका PE जो है महंगा था और अभी ये और ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो अपने मीडियन से तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर इनफैक्ट 1 महीने पहले जब आपने ये पूछा था तब भी अगर मैं इसे बोलता तो मैं बाय करने की सलाह नहीं देता। इनफैक्ट वहाँ से भाग तो गया ऊपर, लेकिन मैं इसे बाय करने की सलाह नहीं देता। आप देख सकते हैं अभी बहुत इसमें तेज़ी आई है रिसेंटली, तो मेरी तरफ से तो बाय सिग्नल आता नहीं और ये प्रॉफिट आपका छूट जाता। और दूसरी बात ये कि अभी ये जिस पोजीशन पे है अराउंड 1000 के ऊपर है ये, तो यहाँ पे ही इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन था। लेकिन अभी इसके ऊपर के इसको टारगेट्स मिल रहे हैं। तो अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें एंटर करना है तो यही 980 1000 के आसपास में ये कभी भी अगर ऊपर से नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप इसके ऊपर पलटते ही थोड़ा और ऊपर में एंट्री कर सकते हो। लेकिन वो मेरा स्टाइल नहीं है, मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए। अभी फ़िलहाल इसका RSI भी देखेंगे तो 83 के आसपास चल रहा है। 83% के आसपास, सॉरी नॉट परसेंट, 83 के आसपास चल रहा है। जिनको RSI नहीं पता वो यूट्यूब में चेक कर लेना, गूगल वगैरह में चेक कर लेना। ये एक इंडिकेटर होता है। और इन्वेस्टमेंट अगर किसी को नया इन्वेस्टमेंट करना होता है तो कुछ लोग 55 से नीचे RSI में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग 40 के नीचे इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग 30 के नीचे प्रेफर करते हैं। तो हर किसी की अलग अलग स्टाइल होती है। ठीक है, और अभी इसका 83 चल रहा है। तो अभी क्या है, ये हाईली रिस्की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए अभी रिस्की है। तो इसमें बहुत ही कंफर्टेबल जोन कौन सा होगा? देखो, अगर ये 1000 को क्रॉस करके नीचे आ जाता है, इस साल की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो 500 के आसपास अगर ये आता है तो इसमें एंट्री करना मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ होगा। क्यों मैं इतने नीचे के टारगेट दे रहा हूँ? 50% के आसपास का डिस्काउंट में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ से ये भागा है उस तरह से।
ठीक है। और इस तरह के स्टॉक अगर वहीं पे कंसोलिडेट कर जाएं तब तो स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर इसमें किसी ने बहुत बड़ी सेलिंग कर दी और इसमें एक बड़ी रेड कैंडल बन गई तो उसके बाद लोग धड़ाधड़ इसे बहुत जल्दी जल्दी सेल करेंगे। 2 दिन भी नहीं लगेंगे इसे वापस 50% 60% डिस्काउंट देने में। आई मीन 2 दिन तो लगेंगे ही ऑब्वियसली, मतलब मैं भावनाओं को समझो बस, है ना। बहुत जल्दी ये नीचे गिर जाएगा। तो इसी की वजह से मैं जो टारगेट अपने लिए रख रहा हूँ वो 500 के नीचे के रख रहा हूँ। अदरवाइज मैं इस स्टॉक को अभी फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। अगला स्टॉक जो आपने पूछा है वो है EMS लिमिटेड। लास्ट सेशन में भी इसमें नेगेटिविटी थी और अभी भी थोड़ी चीज़ें इसमें जो है वो नेगेटिव चल रही हैं। किस वे में, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्वेस्टर्स में आके आप देखेंगे तो दिसंबर का डेटा हमारे पास है। यहाँ पे प्रमोटर ने तो कोई भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया, लेकिन FII ने काफ़ी बड़ा स्टेक अपना सेल किया है। फिर DII ने भी कुछ पॉइंट्स में अपना स्टेक निकाला है और इन दोनों ने जो है स्टेक किस पे डंप किया है, पब्लिक के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी नेगेटिव चीज़ होती है। बाकी इसके दूसरे फंडामेंटल्स देखेंगे तो PE में कोई इशू नहीं है, ROC ROE में कोई इशू नहीं है, प्लेज भी कुछ नहीं किया हुआ है, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, फिनेंशियल्स थोड़े जो है कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं अभी के टाइम में, और डेट फ्री कंपनी है तो किसी को रिस्क लेना है तो इस तरह की कंपनी में लिया जा सकता है। लेकिन क्या ये सही लेवल है? तो मेरे हिसाब से ये सही लेवल नहीं है मेरे लिए। मैं अगर इस तरह की कंपनी को कंसिडर करूंगा, वो भी इस सिचुएशन में जब इसमें FII DII दोनों सेलिंग कर रही है, तो मैं इसमें थोड़ी गिरावट का और वेट करूंगा। अगर मुझे ये अराउंड 400 के नीचे, कहीं 380 के भी नीचे अगर कहीं मिल जाता है, तो अभी 400 मान के चलते हैं, अगर इसके नीचे कभी ये जाता है तब हम लोग इसे दोबारा डिस्कस करना शुरू करेंगे। और अगर आप में से कोई इसे होल्ड कर रहा है तो आप 625 के आसपास तक के लिए इसे होल्ड करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन न्यू एंट्री के लिए मेरे हिसाब से 400 के नीचे के लिए ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए। अब ये तीसरा स्टॉक जो आपने पूछा, लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये थोड़ा मुझे स्ट्रांग दिखाई देता है। अभी इसे लास्ट टाइम भी हमने किसी वीडियो में डिस्कस किया था, आप सर्च करके देख सकते हो, उसमें हमने टारगेट वगैरह डिसाइड किए थे कुछ। तो अभी इसमें मार्केट कैप देख सकते हैं, माइक्रो कैप कंपनी है ये, PE बहुत ज़्यादा नहीं है, ROC ROE बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, 50% से ऊपर का प्रोमोटर होल्डिंग है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा, और फिनेंशियल्स जो है एवरेज के आसपास है। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या हो रही है, देखिए बाकी फंडामेंटल्स तो सब ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो आपको यहाँ पे स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर FII का स्टेक बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर DII की एंट्री दिखेगी। तो हर चीज़ इसमें क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। कहाँ से लिया जा रहा है, पब्लिक से, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दिया है। दूसरी चीज़, इसके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी देखेंगे, प्रॉफिट एंड सेल्स आई मीन, तो वो भी आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। बहुत तेज़ी से तो नहीं, लेकिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी बात। अभी यहाँ पे PE रेशियो हम लोग चेक करेंगे तो EPS देखिए बढ़ रहा है। तो हमने जो बात की प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है ना। तो बाइंग जो है बहुत हैवीली चल रही है इसमें, और अभी ये काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है। मीडियन का है यहाँ पर, तो इससे ये बहुत ऊपर है, और ऊपर नहीं जा सकता, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये काफ़ी ऊपर है बना हुआ। तो हमारा आइडियल प्राइस क्या होना चाहिए, मीडियन के आसपास जब इसका PE चल रहा हो तब होना चाहिए हमारा बाइंग टाइम। ठीक है, तो अभी इसका प्राइस देखेंगे तो प्राइस अराउंड 600-700 के बीच में चल रहा है। मेरे लिए जब तक ये 540 के नीचे नहीं आता, मेरे लिए सही टाइम नहीं होगा इसमें एंटर करने का। और अगर आप में से कोई इसे ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो 950 के आसपास का इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में है ये रखा हुआ, रिस्क के तौर पे मैंने लिया है। मार्केट कैप देख सकते हैं 8,500 करोड़ का है। प्रोमोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें, फिनेंशियल्स एवरेज से अच्छे हैं। इंटरेस्टिंगली अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर ने तो कोई स्टेक नहीं सेल किया, लेकिन FII ने बहुत बड़ा स्टेक अपना निकाला है, और वो लिया किसने है, म्यूचुअल फंड वालों ने। ओके, और थोड़ा सा पब्लिक ने भी अपना 1% के आसपास इंक्रीज किया है। ठीक है, तो अब इसे पॉजिटिव बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे ये आप डिसाइड कर लो, क्योंकि FII से शिफ्ट होके वो कहाँ आया है, DII के पास। लेकिन हाँ, अब मार्केट को अगर भगाना रहता है तो FII ज़्यादा अच्छे से भगाती है। ठीक है, FII जब भी किसी परसेंटेज को लेके आती है और एंट्री करती है तो वो स्टॉक ज़्यादा तेज़ भागता है कंपेयर टू DII के एंट्री करने पे। जो तेज़ी होती है वो थोड़ी स्लो होती है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ दोनों ही है। नेगेटिव मैं किसे मानता हूँ, देखो यहाँ पे पब्लिक ने जैसे स्टेक को क्या किया, लगभग डबल कर लिया ना, तो ये एक थोड़ा
थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि ये डबल कैसे होगा, ये डबल होगा ऑब्वियसली यहाँ से FIA से लेके DII से लेके, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था जो लास्ट क्वार्टर में हमको दिखा था। लेकिन अभी वो बेटर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि DII ने यहाँ पे अपना स्टेक वापस से बढ़ा लिया है। अभी पी रेशियो में बहुत ज़्यादा डेटा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ इन शॉर्ट आपको ये थोड़ा EPS गिरता हुआ दिखेगा। और रीजंस वगैरह कैंपेट मतलब इसके जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें पता ही है, रिलैक्सो में भी सेम चीज़ चल रहा है। रॉ मटेरियल वगैरह के कॉस्टिंग वगैरह बढ़ने की वजह से उनको जो भी माल वगैरह बेचना पड़ा उसमें थोड़ा नुकसान हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत लंबी स्टोरी है, तो वो सब आप जानते हो ऑलरेडी, या तो आप पढ़ लेना कहीं जाके। जो भी है ये शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं, बाद में जाके ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो उसी की वजह से मैंने इसमें एंट्री की है। देख सकते हैं प्राइस अगर लॉन्ग टाइम का देखेंगे तो कहाँ से ये फॉल हुआ है, 600 के आसपास से ये 50% के आसपास आ चुका है। अगर आप में से कोई इसमें बुलिश है और एंट्री करना ही चाहते हो, अभी कोई स्टॉक नहीं है आपके पास, या बहुत ऊपर में बाइंग कर ली थी किसी के कहने पे, तो एवरेजिंग के लिए अराउंड 260 के आसपास का लेवल जनवरी का था। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता है तो मर्ज़ी आपकी, आपको लेना है तो ले सकते हो। और अगर इस करंट प्राइस पे भी लेना चाहते हो तो कोई बहुत बुरा प्राइस नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ये और नहीं गिर सकता, और गिर सकता है। जो इशू है वो जब तक रहेगा तब तक इसमें गिरावट आपको दिखेगी, या तो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अब ये हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, या फिर थोड़ी बहुत गिरावट दिखेगी तो वो रिकवर भी होती हुई आपको दिख जाएगी। और कहीं कुछ अगर इसमें बहुत अच्छा हो गया तो इसी साल आपको ये 500 रुपये तक जाते हुए आराम से दिखाई दे सकता है। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। इसके लिए आंख बंद करके सारे ही एनालिस्ट जो है यस बोलते हैं कि आप इसे बाय कर सकते हो। मैंने भी इसे बाय किया हुआ है। 30 जून को मैंने इसके बाय किया था, और मैंने अपने टेलीग्राम में और यूट्यूब में दोनों जगह बताया था कि अराउंड 509 रुपये पे मैंने इसमें एंट्री की है। लेवल्स चेक कर लेंगे हम लोग। अभी के टाइम पे क्या इसमें कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाई दे रही। अब जिन लोगों को डिविडेंड वाले स्टॉक चाहिए वो ये स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस तरह के स्टॉक पसंद आते हैं जिसमें डिविडेंड वाली बात या तो कम हो या तो ना हो, ताकि उसके प्राइस में मुझे ग्रोथ मिले, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें ग्रोथ मिले। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। अब इसका डेटा देखेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा स्टेक बढ़ाया है FII ने, यहाँ पे थोड़ा स्टेक कम किया है, तो ये इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये न्यूट्रल बना हुआ है। और बात करेंगे इसमें PE रेशियो की, तो अभी भी ये देखिए, ये सबसे ज़बरदस्त टाइप का जो चार्ट होता है ना, वो इस तरह का होता है। देखिए, मैं कभी भी बोलता हूँ, इस तरह का कहीं दिख जाए, ये EPS कंटिन्यू बढ़ रहा है, PE नीचे है। किसके नीचे? ये रहा मीडियन लाइन, इसके नीचे अगर ये मिल जाए, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखिए, ये EPS, ये PE, ये मीडियन, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी स्टॉक में एंट्री करनी है तो इसमें कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी इसका प्राइस ख़राब नहीं है। इस महीने का भी जो टारगेट है वो अराउंड 510 के आसपास ही है। जिस टाइम में मैंने बाई किया था वो भी उतना ही था। तो अभी आप ये बोल सकते हो कि मेरा समय थोड़ा सा बर्बाद हुआ है, लेकिन मैंने गलत लेवल पे एंट्री नहीं की थी। ठीक है, और किस्मत से अभी भी आपको वही लेवल देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों को एंट्री करनी है, मिस हो गया है, वो अभी भी इसके बारे में सोच सकते हैं। 510, 505, 500 का लेवल, जो भी लेवल आपको दिख जाता है, सही लगता है, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता ही है। और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि इसको ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसमें बहुत तेज़ी आएगी। जिस तरह का ये फेम लेके चलता है ना, जिस तरह का फेमस ये स्टॉक है, इसमें ब्रेकआउट आते ही बहुत इसमें लोग कूद पड़ेंगे। ओके, तो हर चीज़ सोच समझ के आप एंट्री कर सकते हो इसमें। अगला स्टॉक है टैनफैक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स की। और इसके प्राइस को अगर आप चेक करोगे तो कुछ अलग ही तबाही चल रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो बाइंग चल रही है, कुछ इतनी हैवी बाइंग चल रही है इसमें। अब क्या रीज़न है क्या नहीं है, बहुत सारे रीजंस दिखते हैं, लेकिन इसका PE रेशियो देखो तो आपको पता चलेगा। देखो, EPS बढ़ रहा है वो अच्छी बात है। ठीक है, इसके प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहे हैं, लेकिन PE कहाँ चल रहा है देख रहे हो? मीडियन यहाँ है,
पीई यहाँ है, मतलब औकात से ज़्यादा की बाइंग चल रही है इसमें। और एक चीज़ पता है, यहाँ से अगर ये ऊपर इसी तरह से कंटिन्यूएशन में जाता है ना तो इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी 4000 के आसपास है। तो अभी यहाँ से समझ लो लगभग डबल और होना बाकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा, मैं इसमें एंट्री ट्राई करना शुरू करूँगा 2030 बोल सकते हो, 2030 के नीचे। ये ईयर नहीं है, ये लेवल है, ठीक है। 2030 के लेवल के नीचे जब ये मुझे जाता हुआ दिखेगा तब मैं इसमें एंट्री करूंगा, और एंट्री आपको बता भी दूंगा जहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ। लेकिन अभी के टाइम पे मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। जिसके पास है, मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लेवल बता दिए, ठीक है। 4000 के आसपास तक हो सकता है ये इसी साल चला जाए। अब आगे दीपक गौर ने क्वेश्चन पूछा था 1 महीने पहले कि 4600 पे, अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये, अपना सजेशन दे रहे थे कि पोशाक लिमिटेड जो है, जो हमने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर इन्होंने बोला था कि 4600 पे शायद ये सही रहेगा। अब देखिए ये स्टॉक 12,500 से भी 50% के आसपास गिर के उसके बाद भी 10 साल में इसका रिटर्न कितना दिखाई दे रहा है, अराउंड 2361% का। तो बहुत बहुत अच्छा रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें प्रोमोटर ने तो कुछ भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया, एफआईआई ने भी कुछ होल्डिंग तो रखी ही नहीं है। तो जो भी इनके पास था वो अभी है रखा हुआ, और डीआईआई ने इसमें एंट्री की है, लेकिन बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में एंट्री की है। लेकिन जो भी है पॉजिटिव साइड ये दिखाई दे रहा है। बाकी अभी ये माइक्रो कैप स्टॉक है, कोई इसमें कमी दिखाई नहीं देती। ये जो स्टॉक फेमस हुआ है ज़्यादा वो इसके रिटर्न के चक्कर में, और इसके सेल्स एंड प्रॉफिट्स भी जो हैं वो कंसिस्टेंसी में ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कभी कभी बराबर में चलने लगते हैं फिर, लेकिन उसके बाद ऊपर ही जाते हैं, गिरते ज़्यादा नहीं है, ओके। तो अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से बहुत हैवी हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग कैसी हुई थी, तो बहुत हैवी बाइंग हुई थी, तो ऑब्वियसली वैसी पिटाई हो रही है। फिर एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते हैं तो पिटाई तो होती है। तो अराउंड 12,000 के लेवल से ये गिर के 50% के आसपास गिरा हुआ है, 50% से ज़्यादा ही इनफैक्ट। तो इसी की वजह से लोग इसमें क्या है, एंट्री के लेवल्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और अभी जब डीआईआई इसमें एंट्री करने के बारे में दिख रही है तो हमको भी इसमें अच्छे लेवल्स में एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है, ओके। पीई रेशियो देखेंगे तो मीडियन यहाँ है, अभी भी इसका पीई ऊपर ही है। तो इसके हिसाब से अगर कोई आप में से इन्वेस्टमेंट करता है कि मीडियन के पास आएगा तो ही लूँगा या इससे नीचे आएगा तो ही लूँगा, तो आपको वेट करना अभी यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ईपीएस तो ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी पीई यहाँ पर है। अब देखिए मैंने तो इसमें बहुत थोड़ा सा एक स्टेक लेके रखा हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने लिया था 5900 के आसपास, और मैंने बताया भी था टेलीग्राम में और यूट्यूब में बता भी दिया था। तो वहाँ से अराउंड मुझे 6% के आसपास का अभी लॉस हो रहा है, लेकिन मैं इतनी जल्दी एवरेजिंग करने के बारे में इसमें सोच नहीं रहा, ठीक है। आप में से अगर किसी के पास नहीं है मान लो, और एंट्री इसमें करना ही चाहते हो, तो 5300 के आसपास अगर आपको दिख जाता है जनवरी में ही, तो इसमें एंट्री कर सकते हो, या अगले महीने फिर मैं इसके लेवल्स दोबारा आपको बता दूंगा। आपको इसके अपडेट ही चाहिए थे ना, तो ये अपडेट मेरी तरफ से ये है जनवरी का लेवल, और ये मेरे इन्वेस्टमेंट का लेवल है कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आप में से कई सारे लोग पूछेंगे कि आप एवरेजिंग कब करने वाले हो। आप में से कई सारों ने शायद मेरी बाइंग देख के मेरे ही आसपास में कहीं पे बाइंग की हो। तो देखो मैं इसमें अगली बाइंग करूँगा अगर ये 4055 के आसपास मुझे कहीं दिखता है, ठीक है। 4055 काफ़ी नीचे के लेवल है, मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ तक जाए, लेकिन अगर इनकेस जाता है तो ये मेरे इस साल का फाइनल लेवल है, ठीक है। 4050 4055 इसके आसपास में ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है। तो इसके नीचे यहाँ पे जो मैं एवरेजिंग करूँगा उसके बाद मैं दोबारा इसमें एवरेजिंग नहीं करूँगा, इस पूरे साल नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ये अब जिस भी लेवल पे है यहाँ से पलटना शुरू करे, हैवी बाइंग आए, क्योंकि अभी आरएसआई भी इसका अराउंड 38 है शायद, तो काफ़ी नीचे गिर चुका है ना। तो अब पलटने का टाइम आ गया है, तो पलटो भाई। अगला क्वेश्चन है शेख करीम के द्वारा 1 मंथ पहले ही आया था। ये पूछ रहे हैं ACI आर्केन केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कि दिस स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है, खरीद सकते हैं क्या। तो मुझे ऐसा कोई ब्रेकआउट तो नहीं दिखा लास्ट मंथ में। आप किस ब्रेकआउट की बात कर रहे हो पता नहीं, मुझे बता देना अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो। लेकिन मुझे फ़िलहाल कोई ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहा। मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस टच हुआ, यहाँ भी रेसिस्टेंस, यहाँ भी, और यहाँ भी अभी रेसिस्टेंस
दिखाई दे रहा है। स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा स्टॉक है, 50% के ज़्यादा की होल्डिंग है, लेकिन इसमें भी अराउंड 4.5% के आसपास इन्होंने गिरवी रख दिया है अपना प्रोमोटर होल्डिंग। तो इसकी क्या ज़रूरत थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे लिए नेगेटिव चीज़ होती है, लेकिन ठीक है 5% से कम है तो मेरे लिए चलेगा। डिविडेंड ये कंपनी दे रही है, ROE ROC देख सकते हैं बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल्स इसके बहुत अच्छे हैं। तो ये एक छोटी सी एक नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज सब कुछ इसमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। इनफैक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा FII ने जो है अपना स्टेक बढ़ाया है और वो स्टेक लिया है यहाँ से DII से, ठीक है। तो इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ इसे हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन FII की एंट्री ऑब्वियसली बढ़ती है तो थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मेरे पास ये स्टॉक है क्या? नहीं, मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। मैं इसमें एंट्री के लिए चांसेस ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं इतने ऊपर में बाय करना नहीं चाहता, ठीक है। ये अभी रेजिस्टेंस का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो इसमें एंट्री करनी है, लेकिन अगर नीचे गिरता है तो कहाँ पे एंट्री करनी है? तो मेरे हिसाब से देखो 535 के नीचे अगर ये जाने लग जाएगा ना, तब मैं इसमें एंट्री के लेवल ढूंढूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसमें एंट्री के लेवल नहीं देख रहा। 535 मतलब इस लेवल से भी नीचे, ये यहाँ से कहीं से नीचे जाएगा तब जाके मैं इसमें एंट्री के लेवल ढूंढना शुरू करूँगा। जो ये आपको सपोर्ट्स दिख रहे हैं ना, इन सपोर्ट्स के आसपास कहीं पे। अभी पटेल का भी सेम क्वेश्चन था पोशाक लिमिटेड के लिए, तो आपका आंसर भी शायद मैंने दे दिया आपको, है ना, जो अपडेट आपको चाहिए थी। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हिमेश ने पूछा था बैंकों के लिए, कि पूछा नहीं था, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसका कैश फ्लो भी जो है वो बेकार है। तो मुझे लगता है आप शायद इसकी बात कर रहे थे, और टू बी फ्रैंक मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचता, ठीक है। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट टू इक्विटी, ठीक है। कैश फ्लो से ज़्यादा जो होता है मेरे लिए होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि मुझे इसमें नॉर्मल दिखाई देता है, और बाकी सारी चीज़ें ही इसमें अच्छी दिखाई देती हैं। इनफैक्ट अगर किसी को डिविडेंड वाला स्टॉक चाहिए तो ये स्टॉक उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देख सकते हैं कंपनी जो है 5 साल में काफ़ी अच्छी 3 गुना के आसपास ग्रोथ कर चुकी है। इनफैक्ट प्रमोटर तो स्टेबल है ही, FII और DII अपना स्टेक इसमें बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग इसमें पॉजिटिव ही बने हुए हैं। और अगर एंट्री के लेवल देखना है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस तो किया था, इसका PE बहुत ऊपर चल रहा है, EPS तो ठीक है, लेकिन PE अभी भी बहुत ऊपर चल रहा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लेवल्स अभी भी वही रहेंगे। 500 के जब ये नीचे जाएगा तब हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो 500 के नीचे कभी जाता हुआ दिखता है तो आप मुझे रिमाइंड कर देना। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो ऊपर के लिए 1000 रुपये के लेवल तक आप इसे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन था विपुल पटेल का, ये पूछ रहे थे तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट वाले स्टॉक में प्रॉफिट बुक करें क्या? 28 पे 75 शेयर्स हैं इनके पास, या होल्ड करें? तो देखिए अभी स्टॉक के जो फाइनेंशियल्स हैं वो तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो कुछ खास नहीं है। डिविडेंड दे रही है कंपनी, डेट भी बहुत अच्छा खासा इसके ऊपर है, तो 1 के डेट टू इक्विटी रेशियो के आसपास ये चल रहा है, लेकिन जो भी है डेट ये थोड़ा बहुत अभी कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक का PE बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसके इंडस्ट्री का ही PE बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो वो कोई एक एडवांटेज नहीं माना जाएगा। अब आपने पूछा कि आप इसे होल्ड करो, कब तक होल्ड करो, और नहीं होल्ड करना है तो कहाँ पे बेच सकते हैं? तो देखिए बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। अभी प्रमोटर की होल्डिंग जो है कम नहीं हुई है, आप बहुत पहले से भी देखेंगे तो कम नहीं है, स्टेबल है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे FII ने क्या किया है, अपना स्टेक कुछ पॉइंट्स में बढ़ाया है, DII ने काफ़ी अच्छा स्टेक अपना इसमें बढ़ाया है, और गवर्नमेंट भी इसमें बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखने में मुझे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है पिछले क्वार्टर से। तो मेरे पास अगर इसकी होल्डिंग होती तो मेरा प्लान ये रहता कि अराउंड 380 400, ठीक है, 380 से लेके 400 के आसपास में मैं इसमें जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका एक हिस्सा निकाल लेता। समझ रहे हो? अगर मैं इसमें 100 रुपये डाला हुआ हूँ और वो 100 रुपये बढ़ के 150 हो चुके हैं, तो मैं 380 400 के प्राइस पे जाते जाते इसमें से 100 रुपये निकाल लेता और 50 रुपये इसमें रहने देता। मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी अगर इसके बाद इसमें इन्वेस्टर्स जो है अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए दिखते हैं, तो हो सकता है कि मैं उस टाइम में जब ये 380 400 पे जाए, वहाँ पे शायद मैं ये 150 शेयर में से 100 शेयर भी ना बेचूं। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी FII DII जब अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो प्राइसेस जो हैं बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो जो मेरा
प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा 380 400 का, वो बढ़ के 500 600 700 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये जो ऑल टाइम हाई है इसको मैं अपना टारगेट बना सकता हूँ। ओके, तो इस तरह का मेरा सजेशन रहेगा। अगला क्वेश्चन विपुल का है वाडीलाल के बारे में, SCPL के बारे में, और विष्णु केमिकल्स में इनका कुछ स्टेक है, 30 शेयर्स हैं 320 पे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये वाडीलाल अब एंटरप्राइज है या वाडीलाल इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। देखिए, वाडीलाल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसका PE रेशियो देखने पे ये बहुत अच्छे पोजीशन पे दिख रहा है, नीचे है मीडियन के PE इसका, और EPS ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी तरफ से अगर देखें तो ये सही पोजीशन पे है। अब अगर आप इसमें एंट्री के लिए मौके ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे पहला लेवल है, फिर 2000 पे दूसरा लेवल है, तो कहीं पे भी आपको अगर ये नीचे जाता हुआ मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो। ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग के लिए अगर लेवल देख रहे हो तो अराउंड 4000 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, 4000 से ऊपर ही इनफैक्ट। और अगर आप बात कर रहे थे वाडीलाल एंटरप्राइज की, तो इसमें एंट्री के लिए 3100 के नीचे अगर ये जाता है तो इसको डिस्कस किया जा सकता है, इसमें लेवल्स ढूंढे जा सकते हैं। रही बात प्रॉफिट बुकिंग के लेवल की, तो ऊपर 5200 के आसपास में इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टॉक आपने पूछा है शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, SCPL। तो इसको हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पहली बार इनफैक्ट जब डिस्कस किया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि अगर इसमें किसी को एंटर करना है तो ये बात याद रखना कि बहुत ही छोटी कंपनी है, इंडस्ट्री भी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये, ठीक है। और कॉम्पिटिटर वाडीलाल जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं इसके, तो इसमें अगर आप एंटर कर रहे हो तो प्योर रिस्क के ऊपर ही एंटर करोगे और बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने की क्षमता है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो, अदरवाइज ये आपको बहुत पैनिक करेगा बीच में, ठीक है। तो अभी अगर आप इसमें एंट्री के लेवल ढूंढने के लिए पूछ रहे हो तो मुझे लगता है अभी इसमें थोड़े चेंजेस करके देखते हैं, जैसे 50 डेज का, ओके ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। ओके, अगर आप इसमें 50 डेज का मूविंग एवरेज लगाओगे ना, अपने इंडिकेटर में लगाना, अपने ब्रोकर के ऐप पे, मंथली कैंडल वाले चार्ट में, ठीक है, मंथली कैंडल वाले चार्ट में आप 50 डेज का मूविंग एवरेज लगाना। ओके, तो आपको दिखेगा कि ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का एक आपको मूविंग एवरेज का लाइन बनता हुआ दिखेगा और वहीं पे ये अभी चल रहा है। तो अब इसको अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तब फिर उसके बाद ये 300 के लेवल पे, 200 के लेवल पे, किसी भी लेवल पे जा सकता है। लेकिन अगर ये इस मूविंग एवरेज वाले लेवल को सपोर्ट करता है और यहाँ से ये ऊपर जाता है तो ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। अब इसमें दूसरी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या प्रमोटर ने कोई चेंजेस किए हैं, दिसंबर का डेटा देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। FII में यहाँ पे एंट्री हुई है, DII में यहाँ पे एंट्री हुई है, तो दोनों ही चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है अभी, है ना, कहाँ पे, हमारे मूविंग एवरेज के सपोर्ट वाले जोन में। इसको और प्रूफ करने के लिए इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा दिसंबर का, वो एक सोने पे सुहागा काम कर सकता है या फिर उस चीज़ को नलीफाई कर सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव आया तो नीचे जाएगा ऑब्वियसली इसका प्राइस। तो सेल्स भी इससे कंपेयर करना होगा और जो इसका नेट प्रॉफिट आएगा वो भी कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके इसमें एक श्योर शॉट गारंटी मिलेगी हमको। तो अभी अगर कोई आप में से एंट्री ढूंढ रहा है तो 310 के आसपास में कहीं पे भी एंट्री करना चाहो रिस्क लेने के लिए तो कर सकते हो। और आखिर में इन्होंने क्या पूछा था, 320 रुपए पे 30 शेयर इनके पास है विष्णु केमिकल्स के। तो देखो ध्यान से सुनना, इसमें कोई खराबी नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसमें एंट्री के लेवल्स मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल्स वगैरह सब अच्छे हैं, होल्डिंग भी अच्छी है। एक नेगेटिव चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा सा जो है प्रोमोटर होल्डिंग गिरवी रखा हुआ है। एक जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है वो है इसका DII का होल्डिंग जो है, ये लास्ट 2 क्वार्टर से ना बहुत हैवी दिखाई दे रहा है, मतलब इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे एडिशन किया इन्होंने, फिर यहाँ पे और ऐड किया इन्होंने, ठीक है। तो DII इसमें जो है बुलिश दिखाई दे रही है। अब इसका PE रेशियो देखेंगे तो PE रेशियो तो मीडियन के पास में है, लेकिन EPS भी थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वेट अगर करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, लेकिन अभी भी जो लेवल है वो बहुत ख़राब लेवल नहीं है। लेकिन एक चीज़ था कि इसका जो जनवरी का लेवल था वो 280 का था, ओके। लेकिन आप देख सकते हो ये ऑलरेडी उससे बहुत ऊपर चल रहा है, मतलब इसको तो बिल्कुल भी इसने रेस्पेक्ट नहीं दिया,
है ना, हमारे जनवरी मंथ के एसआईपी लेवल को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। मतलब हमको आगे आने वाले महीनों का वेट करना पड़ेगा, उसमें जो लेवल्स हमको दिखेंगे उसमें हम लोग एंट्री के लेवल्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन जनवरी में अभी फ़िलहाल कोई चांस इसमें दिखाई मुझे नहीं देता। आशीष ने एमटार के बारे में बोला था कि इट मे गो डाउन अप टू 1850। अब देखिए एमटार का भी अगर पीई रेशियो देखेंगे तो ईपीएस आपको कंसिस्टेंसी में बढ़ता हुआ हमेशा दिखेगा और मीडियन के नीचे इसका पीई दिखेगा, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए खराब लेवल नहीं है। तो अब अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना है तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग लेवल तो 3,500 से भी ऊपर है, लेकिन अगर किसी को इसमें एंट्री करनी है तो जनवरी का इसी मंथ का जो इसमें लेवल मैंने डिसाइड किया था वो 2,010 रुपये था, लेकिन अगले महीने वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, तो वो अगले महीने मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी मेरा जीटीटी ऑर्डर 2010 का लगा हुआ है। अब इसके नीचे अगर ये गिरता है तो 1860 पे मैं एवरेजिंग नहीं करूँगा, जैसा आशीष ने प्रेडिक्ट किया था। मैं 1860 के भी नीचे 1650 पे एवरेजिंग करना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए इनवैलिड है। अभी दया साहू का एक क्वेश्चन था कि इन्होंने एवरेज करते करते 453 तक ग्रीन पैनल इंडस्ट्री को अरेंज किया है और अभी भी काफ़ी लॉस है। देखो लॉस सबको है, ग्रीन पैनल में जो भी इन्वेस्टेड है वो सब ही लॉस में ही है। अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है प्रमोटर्स में। एफआईआई ने अपना स्टेक थोड़ा सा निकाला है और वो डीआईआई ने ले लिया है, और थोड़ा सा स्टेक लगभग 0.5% के आसपास पब्लिक से भी लिया है। तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये बिल्कुल तोड़ फाड़ ऊपर चला जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड वाले जब भी किसी स्टॉक को, खास करके इंडियन स्टॉक को बहुत बड़े अमाउंट में जब होल्ड कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो भाई इसको भूल जाओ। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ के शेयर को अभी फ़िलहाल देखना बंद कर दो। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसको देखना बंद करो कुछ टाइम। जब इसकी स्टेटस जो है थोड़ी बेटर हो जाएगी ना, उस टाइम में लोग इसमें बहुत बहुत ज़्यादा एंटर करेंगे। ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा। तो अभी बार बार एवरेज करने की कोशिश मत करो, थोड़ा गैप में एवरेज करने की कोशिश करो किसी भी स्टॉक में। 10-15% के बाद मतलब 10-15% कोई भी स्टॉक गिर जाता है आपके बाइंग लेवल से, तभी उसके बाद आप उसमें सोचो। हर 5% पे, हर 3% पे आप अगर एवरेजिंग करने के बारे में सोचोगे तो फिर आप अपना स्टेक बढ़ाते जाओगे बस। और अगर आपके पास इसका स्टॉक नहीं है तो 300 के आसपास कभी आपको ये दिखे तो इसमें आप छोटा मोटा स्टेक ले सकते हो। मैक्सिमस ने पूछा था मैक पावर, सीएनसी, औरंगाबाद डिस्टिलरीज एंड मान इंफ्रा के बारे में। तो मैक पावर के पीई रेशियो में देख सकते हैं, पीई अभी बिल्कुल अपने ईपीएस के पहाड़ से भी ऊपर चल रहा है। मीडियन यहाँ पर है, तो अभी इसमें बाइंग नहीं करनी है। और प्राइस इसका देखेंगे तो प्राइस भी वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। इसमें एंट्री कर सकते हैं, अगर 500 के नीचे ये जाता है तब इसमें एंट्री के लेवल्स हम लोग ढूंढना शुरू कर सकते हैं। औरंगाबाद डिस्टिलरी को हमने डिस्कस किया था, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। ईपीएस बढ़ता हुआ है, मीडियन के पास इसका पीई चल रहा है, तो इसकी वजह से इसमें कभी भी अगर मुझे 245 के नीचे इसका प्राइस मिलता है तो मैं इसमें एंट्री करने की कोशिश करूंगा, लगभग यहाँ कहीं इसके नीचे। और मान इंफ्रा का भी अगर आप ईपीएस देखोगे तो बढ़ता हुआ दिखेगा, और मीडियन के पास इसका पीई है, थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे। अभी एंट्री के लिए अगर ये 165 के नीचे जाता है, अभी तो बहुत ऊपर है, लेकिन 165 के अगर ये नीचे जाता है तब हम लोग इसमें एंट्री के लिए लेवल्स ढूंढेंगे, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर करूंगा। DM_145 ने पूछा था इंडिया जेलेटिन एंड केमिकल्स के बारे में। डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है ये, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा ये देती है। पी रेशियो बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, ईपीएस बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है, पीई बहुत नीचे है अपने मीडियन के, तो एंट्री लेवल के लिए बहुत अच्छा अभी टाइम जोन ये दिखा रहा है। देख सकते हैं प्राइस इतना भाग गया है फिर भी। तो मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, लेकिन अगर मुझे 330 के नीचे कहीं पे दिखाई देता है ये, तो मैं इसमें एंट्री के लेवल ढूंढना शुरू कर दूंगा। अभी इस लेवल पे मैं इसे थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। आप में से कोई अगर पी रेशियो को देख के अगर उसमें एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल ऊपर जो दिख रहा है वो 580 से लेके 600 रुपए के आसपास का दिख रहा है। अब इन्होंने पूछा है मनाली पेट्रोकेमिकल और ट्राइडेंट के बारे में। देखिए मनाली पेट्रोकेमिकल का पीई रेशियो का चार्ट देख के आपको ये ईपीएस गिरता हुआ, पीई ऊपर जाता हुआ, मतलब बिल्कुल ही उल्टा वाला एक आपको पैटर्न दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला है। ठीक है,
तो इससे अभी के टाइम पे बिल्कुल दूर रहना है मेरे हिसाब से। मैं तो बिल्कुल दूर रहूँगा। अभी देखिए इतना गिरा हुआ है, फिर भी इसमें जो पैटर्न पी रेशियो का बना है वो बिल्कुल ही अपोजिट बना हुआ है ना। तो अभी के टाइम पे सिचुएशन इसकी सही नहीं है, इससे दूर रहना है। एंड सेम गोज़ फॉर ट्राइडेंट। अभी स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन आप देख सकते हैं ईपीएस गिरा हुआ है, पीई ऊपर भागा हुआ है। तो ये भी सेम टाइप का पैटर्न बना रहा है। इसमें भी गिरावट काफ़ी हो चुकी है, रिकवरी जैसा ये दिख रहा है, लेकिन अभी भी पीई रेशियो इससे मतलब दूरी बना के रखने के लिए बोल रहा है। 35 से जब ये नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा, तब उसके बाद आप मुझे एक बार रिमाइंड कर सकते हो। दोबारा इसे हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अलग बेरा ने क्वेश्चन पूछे थे। सूर्या रोशनी, ईएमआई, सैट इंडस्ट्री, उत्कर्ष, एमएसटीसी हमने कवर कर लिया, केएमसी हॉस्पिटल, लिंकम फार्मा को भी कवर कर लिया, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ईआईएल, जेडएफ गियर के बारे में इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में पूछा है, तो जल्दी जल्दी सबके लेवल्स बता देता हूँ मैं। अभी के टाइम पे सूर्या रोशनी का जो पीई रेशियो शो कर रहा है वो ईपीएस काफ़ी ऊपर और पीई भी काफ़ी ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, उसके रीज़न की वजह से ये इस तरह से भाग रहा है, लेकिन थोड़ी गिरावट का डर होता है इसमें। तो जब तक ये 600 या इसके नीचे नहीं जाता तब तक मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा। मेरे ट्रैकर में है ये स्टॉक, लेकिन मैं 600 के नीचे में ही इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स ढूंढूंगा। अब ये ईएमआईएल भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसमें भी आप इन्वेस्टर्स का अगर डेटा देखेंगे तो आपको एफआईआई डीआईआई दोनों ही अपने स्टेक्स को बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीज़ है ये। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मौके ढूंढ रहे होंगे उनको अभी थोड़ा महंगा लगेगा। ईपीएस बढ़ रहा है, लेकिन पीई भी बहुत ज़्यादा ऊपर अपने मीडियन से चल रहा है। तो किसी भी रीज़न से अगर इसमें कोई फॉल आता है और अराउंड 165 या उसके नीचे ये मुझे मिलता है, तो ही मैं इसमें एंट्री करने के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज़ अच्छा स्टॉक है, लेकिन मैं मिस करूंगा। अब सैट इंडस्ट्री में एफआईआई ने अपना स्टेक निकाल दिया है। वो कहाँ चला गया है? पब्लिक के पास। तो इसके अलावा अगर आप पीई रेशियो इसका देखोगे तो ईपीएस बहुत अच्छा बढ़ता हुआ, पीई बिल्कुल नीचे जाता हुआ अपने मीडियन से दिखेगा। तो इसमें हम लोग प्राइस चार्ट देखने पे ये तो बिल्कुल भागता हुआ दिख रहा है ना। पीई रेशियो बोल रहा है कि अभी भी ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये 100 रुपये के आसपास नहीं आता तब तक इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुकना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपये के आसपास में ही अपने लेवल्स ढूंढूंगा, उससे ऊपर नहीं। अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देखेंगे तो प्रमोटर ने कुछ पॉइंट्स में स्टेक बेचे हैं, लेकिन एफआईए ने काफ़ी अच्छा स्टेक अपना निकाला है, डीआईआई ने भी स्टेक निकाला है, और ये पूरा का पूरा कहाँ डंप हुआ है? पब्लिक के पास, ठीक है। तो इस तरह का जब भी किसी स्टॉक में सिचुएशन आता है तो उसमें आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। तभी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है उत्कर्ष में, तो जब भी आपको ये 50 रुपये के आसपास आता हुआ दिखे तो आप मुझे एक बार किसी वीडियो पे कमेंट कर देना और मैं आपको इसके लिए लेवल्स बता दूंगा। 50 रुपये से ऊपर मुझे नहीं लगता कि इसमें एंट्री अभी करनी चाहिए। और केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर आपको ये 75 तक जाता हुआ दिखे तो आप मुझे रिमाइंड कर देना, मैं आपको लेवल्स बता दूंगा। अभी के लेवल मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट के नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जब 200 के नीचे जाएगा तब आप मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, मैं आपको लेवल्स बता दूंगा। अभी के टाइम पे एंटर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। देखो कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन 2 महीने में ही काफ़ी ज़्यादा जंप ये ले चुका है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से कंसोलिडेट करेगा या नीचे गिरेगा इसका कुछ पता नहीं है। मैं पर्सनली 200 रुपये के नीचे पे इसको देखना चाहता हूँ अगर मुझे नया इन्वेस्टमेंट करना है तो। अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो देखो, एक तो ये साइक्लिकल टाइप का स्टॉक है ना, एक साइक्लिकल में चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। और अगर इसका उल्टा हुआ, मान लो यहाँ से ये नीचे आया जैसा कि मुझे लग रहा है, तो ये 140 के नीचे में ही इन्वेस्टमेंट के लिए सही होगा, ठीक है। 140 यहाँ कहीं इसके नीचे में ही ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही माना जाएगा। इनफैक्ट अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये जो जोन है, इस जोन में ये इसका इन्वेस्टमेंट सही बनता है। लेकिन आसपास में आपको ये इतनी जल्दी यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखेगा, ओके। तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। पी रेशियो देखेंगे तो इसमें ईपीएस तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका पीई भी काफ़ी ऊपर है। और इसके रिजल्ट्स अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है ना।
जब दोनों FI DI दोनों ही कम कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है इसमें अभी कूदने का, और इसमें वेट करेंगे हम लोग बेसिकली। ठीक है, तो जब भी आपको ये 140 से नीचे जाता हुआ दिखे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और ये जो लास्ट शेयर है ZF गियर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अगर आपके पास नहीं है तो इसे इग्नोर करो, अगर आपके पास है तो आप मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो या किसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अलग बेरा का क्वेश्चन है, सेलेक्ट एनर्जी डीप इंडस्ट्री, RPG लाइफ, बालू फोर्ज, गोदावरी। तो देखिए ये गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इस क्वेश्चन को और इसके अब बचे हुए जो क्वेश्चन है अभी रिसेंट वाले, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।